नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा कोर्स एमपीपीएससी का, जहां पर हम मध्य प्रदेश का इतिहास जो कि पहला यूनिट है वो शुरुआत कर रहे हैं। हम इस सेशन में मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम एमपीपीएससी जो है इससे इसका पूरा पैटर्न और क्या इसका पाठ्यक्रम है इस पर चर्चा करेंगे और हमारा कोर्स किस तरह से आगे बढ़ेगा इस पूरे चीज पर जो है चर्चा करते हुए आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि पूरा पैटर्न क्या है और किस तरह से इस कोर्स में जो है हम सारी चीजें कवर करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 1। पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है, जहाँ पर ये जो पूर्वांचल आईएएस का पूरा हमारा जो तंत्र है उसमें हम जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करते हैं, जिस तरह से वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। डॉक्टर रवि अग्रहारी सर और उनकी टीम का जो है ये पूरा एक उद्यम है। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो एमपीपीएससी की परीक्षा है इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कितने चरण होते हैं इस परीक्षा में और किस प्रकार का जो है पाठ्यक्रम है अभी और आगे जो हम परीक्षाएं लिखेंगे। इन सारी परीक्षाओं में आपका जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर दिया गया है और इस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही इन कोर्स में आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहेगा इस कोर्स में। हालांकि मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ जो विषय हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो 10 इकाइयों में ये पूरी जो पाठ्यक्रम है वो बटी हुई है। तो सबसे पहली इकाई जो है वो मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित है, जहाँ पर हम मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित मध्य प्रदेश का जो योगदान रहा उस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और साहित्य से संबंधित जो भी विषय है मध्य प्रदेश के उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो इकाई है इसमें भारत का इतिहास, ये पूरा हम ध्यान रखेंगे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो है चर्चा कर रहे हैं। तो भारत का इतिहास जो है उस पर भी चर्चा करेंगे हम। और ये जो है तीसरा इकाई है, इसमें आपको पढ़ना होगा मध्य प्रदेश का भूगोल, और चौथे में भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। पांचवें में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था पर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। छठी इकाई में भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था पर आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे और अर्थव्यवस्था पर, यहाँ पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था है उस पर जो है आपको पढ़ना होगा। और सातवीं इकाई में जो है विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित जो विषय हैं उन पर आपको पढ़ना होगा। आठवीं इकाई में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो है समसामयिक जो घटनाएं हैं उन पर आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है वो 9वीं इकाई का विषय है। इसी प्रकार से आखिरी जो इकाई है प्रारंभिक परीक्षा में जो आपको पढ़ना होगा वो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक जो संस्थाएं हैं
उन पर जो है आपको जानकारी पानी होगी, जैसे कि भारत का निर्वाचक आयोग, मध्य प्रदेश राज्य का निर्वाचक आयोग आदि। तो इस प्रकार से आपको प्रारंभिक परीक्षा का जो पूरा पाठ्यक्रम है इसको जो है देखते हुए इसके हिसाब से आपको पूरा जो है अपनी तैयारी इसके हिसाब से करनी होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद आता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के 4 पेपर जो है होते हैं और जीएस की अगर हम बात करें तो 4 पेपर होते हैं। तो सबसे पहला पेपर जो है उसमें पार्ट ए की अगर हम बात करें तो उसमें इतिहास पूरा जो है आपको पढ़ना होगा। पहले पेपर के पार्ट बी की अगर हम बात करें तो भूगोल पढ़ना होगा इसके लिए, और दूसरे पेपर के पार्ट ए में संविधान, शासन और राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्ट बी के लिए अर्थव्यवस्था और समाज शास्त्र का आपको ज्ञान होना चाहिए। तीसरे पेपर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, और चौथे पेपर में दर्शन शास्त्र, मानस शास्त्र और सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है 4 पेपर जो जीएस के हैं वो मुख्य परीक्षा के होते हैं, और ये जो 2 चरण हैं इनमें हम जो है काफी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो इस कोर्स में सबसे पहले जो है कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो ये जो है सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो भी विषय हैं उन पर चर्चा करते हुए कुछ मुख्य परीक्षा के विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और इकाई 1 जो हमने देखा था मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, उस पर जो है हम सबसे पहले इस सेशन में जो है चर्चा करेंगे। तो उसका पाठ्यक्रम और करीब से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य जिसके बारे में हम जो है इस कोर्स में चर्चा करेंगे, इकाई 1 जो हमारा पूरा जो प्राथमिक परीक्षा का इकाई 1 जो पाठ्यक्रम का विषय है उसमें कई सारे यहाँ पर आपको जो है विषय दिखेंगे, और ये विषय जो मुख्य परीक्षा के विषय हैं उनसे भी उनके काफी विषयों से मेल खाते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो वो जो विषय हैं उन पर भी हम काफी अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, और जो विषय बच गए हैं वो मुख्य परीक्षा के विषयों पर जब हम चर्चा करेंगे तब उन पर जो है चर्चा होगी। तो इनमें अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश जो है ये सबसे पहला विषय है। तो उस पर चर्चा हम आज इस सेशन में शुरू करेंगे। अगला जो है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान ये है, और मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और मूर्ति कला पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रमुख जनजातियों और बोलियां जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार और लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य पर, और मध्य प्रदेश साहित्यकार और उनके साहित्य पर हम चर्चा करेंगे, और मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हम चर्चा करेंगे, और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तित्वों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरा जो है पाठ्यक्रम है हमारे इस कोर्स से संबंधित, जो इतिहास, संस्कृति और साहित्य का विषय जो है वो हम शुरुआत उसका कर रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम हमने देख लिया, तो शुरू करते हैं इसका पूरा जो है इस सेशन का अगर हम देखें तो कुछ विषय हम इस सेशन में पढ़ेंगे जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास है, जो पूर्व इतिहास से पहले जिसे कि प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ऐसा समय जहां पर कोई भी लिखित इतिहास आपको इस समय का नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जहां पर आपको लिखित जो है साधनों से आपको पता चल रहा हो कि उस समय का इतिहास क्या है। तो
उससे इतिहास से पहले के समय का जो है प्री हिस्ट्री जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है किस प्रकार से पूर्व इतिहास का पूरा जो है उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें युग है वो है पुरापाषाण युग, उस पर हम चर्चा करेंगे। मध्यपाषाण आयु या युग और नवपाषाण आयु जो है उस पर हम चर्चा करेंगे, और चालकोलिथिक आयु जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है उस पर भी चर्चा करेंगे, और वैदिक युग का पर चर्चा जो है वो हम उसकी शुरुआत करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंशों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करें तो वो कई सारे जो है अलग अलग तरह से चरणों में ये जो है वर्गीकृत है। तो सबसे पहला जो है पूर्व इतिहास का काल है, जिसे कि हम ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उसे हम कह सकते हैं, जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो है मोटे तौर पर हुई थी, और इंसान उस समय थोड़ा थोड़ा जो है आने लगा था, और इंसान जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक शिकारी के रूप में उस समय जो है अपना काम करता था, और औजारों का इस्तेमाल उस समय होता था। ठीक है, और ये औजार मुख्यतर जो है पत्थर से या फिर किसी के हड्डियों से, जो है जो जानवर के हड्डी हैं उनसे बनाए जाते थे। ज्यादातर ये पत्थरों से बनाए जाते थे, और जिस प्रकार से इन औजारों में जो है फर्क देखा गया, उसके हिसाब से जो पूर्व ऐतिहासिक जो काल है उसका विभाजन जो है किया गया है अलग अलग चरणों में। और इस विभाजन पर जो है अगर हम देखें तो सबसे पहला है इसमें पूर्व पाषाण युग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको औजार मिलेंगे, पत्थर से बने हुए औजार, वो थोड़े बड़े आकार के होंगे, और इस समय जो औजार हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है दिमाग का इस्तेमाल आपको नहीं दिखेगा। इसके बाद जो है औजार और भी अच्छे और छोटे और सटीक औजार जो है वो बनाए गए थे कि काम सही तरीके से हो जाए। तो मध्य पाषाण युग जो है उसकी शुरुआत हुई थी, और इसके बाद अगर हम देखें तो नवपाषाण युग में और भी कई सारे बदलाव किए गए, औजारों के साथ साथ नए बदलाव आए, तो उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश का पूर्व इतिहास विभाजित किया गया है। और पाषाण युग की अगर हम बात करें, कुल तो सारे चरणों में जो है कई सारे ऐसे जगह हैं, साइट हैं, जो मध्य प्रदेश में इन पाषाण युगों से संबंधित जो है वहां पर चीजें मिली थी। तो इन साइटों की अगर हम बात करें तो ईरान और ग्रही मोरेला, कुंडम और जटकारक, बुल्ले, बुसीगा, ये सारे जो है कई सारे ऐसे साइट हैं, होशंगाबाद है, ये सारे जो है साइट है जहां पर इन युगों से संबंधित कई सारे जो है चीजें मिली थी। तो इस वर्गीकृत किए गए जो युग हैं उन पर अगर हम अलग अलग चर्चा करें, तो सबसे पहला जो युग है वो पुरापाषाण युग हम कह सकते हैं इसे। इस समय में जो है कई सारे साइट जो मध्य प्रदेश में है वहां पर इस युग से संबंधित जो चीजें हैं, जो औजार हैं, वो मिली हैं। तो कौन से साइट है? नर्मदा घाटी में, बेतवा में आपको पुरापाषाण युग से संबंधित चीजें जो हैं मिलेंगे, और हथनौरा में, साथ ही साथ भीमबेटका में इस समय से संबंधित जो औजार वगैरह हैं वो मिले हैं।
बेतवा और नर्मदा घाटी जो है यहाँ पर औजार मिले हैं जिनमें से हाथ कुल्हाड़ी ये सबसे ज्यादा जो है विस्तृत तौर पर वहां पर देखा गया है। तो मध्य पाषाण युग की अगर हम बात करें तो जो पत्थर के औजार थे वो और भी छोटे हो गए, जिस तरह से हमने इस पर चर्चा की है। तो विंध्या क्षेत्र में ये मध्य पाषाण युग के जो सारे औजार वगैरह हैं वो मिले हैं। साथ ही साथ आदमगढ़ और चतुर्भुजनाथ जो नाला है उसके पास में और भीमबेटका के इलाके में भी आपको मध्य पाषाण युग के जो ये औजार है वो मिलेंगे। और नवपाषाण काल से संबंधित अगर हम बात करें तो इस युग को नवपाषाण कहा जाता है और जो इंसान का जो इतिहास है उसमें एक नया चरण इसे पूरी तरह से माना जाता है, क्योंकि इस युग के शुरुआत में, हालांकि मध्य पाषाण युग के आखिर में ये शुरू हो गया था जहां पर कृषि से संबंधित जानकारी जो इंसान है वो पाने लगा था और निजी तौर पर जो है कृषि का कार्य इंसान करने लगे थे। साथ ही साथ पशुपालन वगैरह भी शुरू हो गया था उस समय। तो जब आप जो है कृषि और पशुपालन नहीं कर रहे थे, पहले आप जो है शिकारी थे, उस समय आपको एक जगह से दूसरे जगह जहां पर खाना सही तरीके से मिल रहा है, जैसे कि आज के समय में जो जानवर है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वैसे ही आपको भी जाना पड़ा होगा। पर ये चीज जो है आखिरकार नवपाषाण काल में इस पर अंत लगा दिया गया। जो है इस समय ये हुआ कि कृषि के माध्यम से जहां आपको रहना है वहां पर ही आप अपने सारे जो फल और सारा अनाज है उसको उगा सकते थे और यहाँ पर ही आप इन जानवरों को भी जो है इनका देखभाल कर सकते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो शहर हैं उनका निर्माण शुरू हो गया। शहर का निर्माण यानी कि यहाँ पर जो है एक जगह में जब आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको ठोस जो है घरों की जरूरत है। तो आपका अनाज से संबंधित जो फिक्र थी वो पूरी तरह से मिट गई और आप जो है अच्छे घर बनाने में और इस अनाज को जो है सही तरीके से इसको रखने के लिए मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाने लगे। तो ये चीजें पूरी तरह से इंसान को जानवरों से अलग बना देते। आप देख सकते हैं जानवरों से हम अब अलग हो गए हैं इस नवपाषाण काल के शुरुआत में। तो इस वजह से इसको इंसान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है चरण माना जाता है। तो इस समय जैसा कि हमने देखा कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन वगैरह जो है मिलना शुरू हो गए थे और ये जो है कुंजन इलाके में आपको मध्य प्रदेश में इससे संबंधित चीजें वहां पर दिखेंगी। तो चालकोलिथिक आयु जहां पर जो ये इस प्रकार का आयु था जहां पर जो है तांबे की संस्कृति जो है वो शुरू हो गई थी। चालको यानी कि तांबा और लिथिक यानी कि पत्थर। ठीक है, तो तांबे का इस्तेमाल और पत्थर का भी इस्तेमाल इस युग में किया जाता था। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में जो कि मालवा, कायथा और ये जो है नवदा टोली क्षेत्रों में से ये मिट्टी के बर्तन इस समय के जो है वो मिले हैं। साथ ही साथ तांबे की चूड़ियां वगैरह वहां से मिली हैं। तो इस समय का जो है वहां पर ये चीजें मिली हैं और लकड़ी की गाड़ियां और लाल और काले जो हैं ये बर्तन मिट्टी के वो सारे और गेहूं, मटर, चना वगैरह के जो है खेती के
साक्ष्य वहाँ जो है आपको मिलेगा। साथ ही साथ मालवा क्षेत्र में बैल की मूर्तियां वगैरह जो है मिलेंगी। तो बैल की मूर्ति मिलने का मतलब ये है कि इंसान अब अपना पेट भरना और घर वगैरह बनाने से आगे जाकर संस्कृति का निर्माण कर रहा था। ठीक है, तो संस्कृति का ही एक भाग है मूर्तियां। तो बैल की मूर्तियां वगैरह वहां से जो है मालवा क्षेत्र से मिली हैं। साथ ही साथ तांबे की संस्कृति का विकास चरण जो है एरन क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है वहां से भी आपको उसके साक्ष्य मिलेंगे। इसी प्रकार से अगला जो चरण है वो है प्राचीन इतिहास। तो वैदिक युग की सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्य जो है इनकी बात हमें सबसे पहले करनी होगी। तो इनसे संबंधित ये जो है कहा जाता है कई जो हमारे ऐतिहासिक जो किताबें उनमें लिखा हुआ कि पंचनाद क्षेत्र में ये जो है पहुंचे थे सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के, और विंध्याचल क्षेत्र को जो है इन्होंने पार किया था। और इसके बाद जो है इक्ष्वाकु वंश का जो यहाँ पर शुरुआत हुआ, जो कि मनु राजवंश के पुत्र जो इक्ष्वाकु थे उनके आने से ये शुरू हुआ। और राजा मुचुकुंद ने अपने पूर्वज नरेश मंधाता के नाम से नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी की स्थापना जो है वहां पर की, और इस तरह से नर्मदा के आसपास का जो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में आता है उसका विकास हुआ। तो रामायण काल के दौरान मध्य प्रदेश घने जंगल मध्य प्रदेश में थे, और दंडकारण्य और महाकांत इन जंगलों का जो है नाम था। और राजा मधु ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। इस तरह से जो है इनमें ये दिया हुआ है। और अनुश्रुति जो साहित्य है इसके अनुसार भगवान राम ने भी काफी सारा अधिकांश समय जो है जो वनवास का था इसी क्षेत्र में दंडकारण्य और महाकांत के क्षेत्रों में बिताया है। साथ ही साथ महाभारत में जो है महिष्मती, उज्जैन और कुंतलपुर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उनका वर्णन उसमें है। तो महाजनपद के समय में क्या हुआ, तो हमने ये तो आर्य और जो रामायण महाभारत की बात कर ली। तो महाजनपद इसके बाद आए थे। तो 600 ईसा पूर्व के समय से जो है ये महाजनपद आए थे। और अवंती और चेडी जो है वो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में जो है महाजनपद थे। और अवंती जो है महाजनपद बहुत ज्यादा विशाल था। साथ ही साथ विंध्य द्वारा इसके 2 भाग हुए थे। इतना विशाल था कि विंध्य के द्वारा जो 2 भाग हुए थे उस के आधार पर ये अवंती क्षेत्र को 2 अलग-अलग राजधानी का जो है निर्माण करना पड़ा। तो उत्तरी भाग का राजधानी जो है उज्जैन या फिर उज्जैनी जिसे कहा जाता है वो था, और दक्षिण भाग का जो राजधानी था वो महिष्मती। तो महिष्मती और उज्जैनी ये जो है अलग-अलग राजधानी अवंती क्षेत्र के थे, क्योंकि अवंती क्षेत्र काफी बड़ा एक महाजनपद था। और चेडी जो ये महाजनपद है ये अभी हाल ही के जो बुंदेलखंड जो महाराष्ट्र जो जगह है उससे उस जगह पर था, और यमुना नदी के दक्षिण में जो है ये आता है। और इसकी राजधानी सुक्तिमाती का जो क्षेत्र है वो था। और चेदी का जो साम्राज्य पर ये कहा जाता है कि शिशुपाल का शासन वहां पर था। ठीक है, तो मौर्य वंश इसके बाद जो है इनको वहां पर देखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे जिस तरह से हम जानते हैं, और अवंती पर इन्होंने जो है विजय पाली थी। और इन्होंने अशोक को अवंती राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया। और अशोक जो है इन्होंने
विदिशा जिले की जो राजकुमारी थी महादेवी, उनसे विवाह किया। और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने सांची के एक जो है स्तंभ शिलालेख को स्थापित किया। उसके साथ साथ सांची, विदिशा और भोजपुर और भरहुत के इलाकों में कई स्तूप जो है अशोक ने स्थापित किए हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है इससे 4 अशोक के पत्र यानी कि एडिक्ट्स जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है वो मिले हैं। और ये जो है रूपनाथ, गुर्जर और मारो और जो है पनगुरिया इलाकों में सीहोर का इलाका जो अभी का है उसमें जो है ये सारे अशोक के एडिक्ट्स यानी कि पत्र जो है वो मिले हैं। और मध्य प्रदेश के गुर्जर और रूपनाथ ने जो है अशोक के शासन के बारे में ये सारे जो यहाँ के पत्र है उसमें लिखा हुआ है। साथ ही साथ गुर्जर लघु जो पत्र हैं उनमें अशोक को देवनम पिया प्रिय दर्शन इस नाम से जो है उसमें अशोक को जो है कहा गया है। तो ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना। गुर्जर लघु जो वहां का पूरा पत्र यानी कि एडिक्ट्स जिसे कहा जाता है वहां पर ये देखा गया है। और कुणाल जो है वो अशोक के काल में उज्जैनी के प्रांतीय शासक थे और वहां पर अशोक ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा को धम्म प्रचार के लिए बहुत ही ज्यादा उस क्षेत्र में प्रयास किए। और धम्म प्रचार अगर हमें जो है जानना है तो धम्म जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो उनकी सोच थी, जो कि उनकी सोच को बढ़ावा देने का कार्य जो है इन क्षेत्रों में किया गया। और व्यावसायिक रूप से कुछ क्षेत्र जो है उस समय में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, जैसे कि त्रिपुरी जो कि अभी के जबलपुर के इलाके में है, एरन जो कि सागर इलाके में है अभी, और माहिष्मती जो कि महेश्वर इलाके में है, और बेसनगर जो कि विदिशा इलाके में है, अवंती जो उज्जैन के इलाके में है, और पद्मावती जो ग्वालियर और भागिल जो इलाके हैं, ये सारे व्यावसायिक तौर पर काफी जरूरी जो है क्षेत्र थे। साथ ही साथ अवंती को ज्ञान का शहर कहा जाता था उस समय में। ठीक है। आगे जो है इनके बाद आए शुंग वंश के जो राजा थे वो, तो मालविकाग्नि मित्रम जो ये लेख है उसके हिसाब से पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को जो है विदिशा का राज्यपाल बनाया। और इंडो ग्रीक राजा जो थे जो जिनका नाम एंटियालिडास था, इन्होंने होलियोडोरस को भेजा था इनके पूरे महल में, दरबार में, अपने एजेंट के रूप में। और होलियोडोरस ने खुद से जो है शासक भागभद्र के शासन के समय में विदिशा जिला में जो है गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया है। तो ये चीज याद रखने लायक है। साथ ही साथ जो है भरहुत में शुंग वंश के दौरान निर्मित जो स्तूप है ये एक स्रोत है जिससे शुंग वंश के बारे में पता चलता है। और उस समय इंडो ग्रीक शासक मेनेंदर जो हैं इनके बारे में भी काफी सारी चीजें जो है वो पता चलती है। और मेनेंदर ने इस इलाके पर हमला किया था, ये चीज जो है पता चलती है। और ये बालघाट जिले में जो है इनसे संबंधित सिक्के पाए गए हैं, इससे ये चीज पता चलती है। और सातवाहन राजवंश इसके बाद जो है 50 पूर्व ईसाई से लेकर 300 जो है ईस्वी तक इन्होंने जो राज किया है। कुछ जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी इन्होंने राज्य किया।
ये दरअसल आंध्र के नाम जो है इस नाम के जगह पर ये राज करते जो आज का आंध्र प्रदेश है। और सातवाहन जो राजा सातकर्णी जो है ये सांची के स्तंभ शिलालेख पर इनका जो है पूर्व मालवा पर इन्होंने विजय पाया था, इस तरह से उसमें वर्णन है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इन्होंने उज्जैनी के शाका शासक को हराया था और उस जगह पर भी इन्होंने जो है कब्जा किया था, क्योंकि वहाँ जो है कई क्षेत्रों में इनसे संबंधित सिक्के जो हैं, क्योंकि इनके सिक्के काफी ज्यादा जो है प्रचलित है और ये सिक्के वहां पर मिले हैं उज्जैन, तेवर, त्रिपुरी आदि क्षेत्रों में। साथ ही साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो उनका उल्लेख सांची के शिलालेख में दिखता है और अंतिम राजसी राजा जो यागरी सातकर्णी हैं इनके बारे में भी जो है वहां पर काफी जगह पर ये पता चला है। और उज्जैनी जो लखन के सिक्के हैं उन वहाँ जो है शासन का प्रमाण उसमें मिलता है। और अंतिम सातवाहन राजा के जो सिक्के वो विसनगर, तेवर और देवास जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं उनमें भी ये पता चलता है। और शाका जो राजा हैं ये इसके बाद आए थे और इन्होंने जो है क्षत्रप तंत्र का शुरुआत किया था। तो क्षत्रप तंत्र जो है अभी के जिस प्रकार का हमारा लोकतंत्र है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता जो है पूरा तंत्र है, जहाँ पर कई सारे जो है राज्यपाल अलग अलग क्षेत्रों का शासन करते हैं इस तंत्र के हिसाब से। और इसके आधार पर ही दो अलग वंशों का जो है क्षत्रप तंत्र के वजह से शाका के राज्य के समय में मध्य प्रदेश के इलाके में इन्हें देखा गया। तो पश्चिमी भारत के जो क्षत्रप थे वो दो वंश थे, तो क्षत्रप वंश और कदर्मक वंश, ये दो वंश जो है इनसे संबंधित मध्य प्रदेश में भी काफी सारे जो है स्रोत मिल जाएंगे। तो क्षत्रप जो वंश है इनसे संबंधित जो स्रोत है वो नेहपान इलाके में लेंगे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो है समकालीन ये थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो है नासिक के शिलालेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पूर्व मालवा और जो है अवंती को नेहपान से छीन लिया था। और रुद्रदामन जो जूनागढ़ जो संस्करण में जो है इनके बारे में पता चलता है कि उसने अपने पिता से जिस प्रकार से ये सारा जो है छिन गया था, जो पूर्व मालवा का क्षेत्र और अवंती का क्षेत्र, उन क्षेत्रों को जीता था और गौतमीपुत्र सातकर्णी और उनके उत्तराधिकारियों को जो है हराया भी था। साथ ही साथ रुद्रदामन जो है प्रथम के बाद ये कुद्रमुक वंश आगे भी चलता रहा, राजधानियों को वो मानते रहे। तो कुद्रमुक वंश की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें क्षत्रप थे उज्जैनी के इलाके के, और ये जो है क्षत्रप जो था वो उज्जैनी का इलाका था। और ये जो है यशोमितिक या चस्टेन जो है इस क्षेत्र के पूरे इन्होंने स्थापित किया था। और कुद्रमुक वंश के रूप में इस पूरे क्षेत्र को जो है जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सबसे बड़े राजा जो है रुद्रदामन है, जिनके बारे में हमने पहले देखा। और जो है रुद्रसेन जो इस वंश के अंतिम राजा थे, वो शाका के लिए जो है ये कह सकते हैं कि
अंतिम राजा थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा ये मारे गए थे, इस तरह से जो है कहा जा सकता है। तो आगे इनके बाद कुषाण जो है ये आए और चीन के जो है पश्चिमी भाग से ये ताल्लुक रखते थे और निरंतर संघर्ष कुषाण और मध्य प्रदेश के इलाके के राजाओं के साथ के बीच में होता था। कुषाण राजा जो वासुदेव हैं, इनके सिक्के तेवर के इलाके में मिले हैं और कुषाण शासन के दौरान मधुकर जो है इन्होंने भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति का निर्माण जो है किया था और साथ ही साथ कुषाण शिलालेख में कनिष्क का जो सांची शिलालेख है और बेड़ा घाट में जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मालवा जनजाति जो है ये भी इस इलाके में आपको जो है देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश के इलाके में। ये दरअसल पंजाब से मालवा के क्षेत्र में आए और इन जनजातियों में ये चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से जो है देखने को मिलेगी कि इनके सिक्के थे और गणतंत्र प्रकार का इनका शासन था। तो ये जो है अलग है बाकी जनजातियों से। और पनीनी ने जो है इन्हें अयोध्या जनी कहा था। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद वाकटक जो वंश के लोग थे, इन्होंने भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर राज किया था और ये दरअसल दक्कन इलाके के राजा थे और विदिशा जिले में जो है विद्य शक्ति जो है यहाँ पर इन्होंने राज किया था और नर्मदा नदी के दक्षिण भाग पर हम ये कह सकते हैं कि ये थे और यहाँ पर जो है प्रवरसेन प्रथम जो थे इन्होंने ग्वालियर के नागवंश के साथ जो है वहाँ पर जो है अपना विवाह संबंध जो है शुरुआत किया था। इन्होंने सबसे पहले ऐसे वाकटक राजा थे जिन्होंने अपने आप को सम्राट कहा और इनके जो युद्ध है वो नागा राजाओं से होते रहते थे। अंतिम शासक जो वाकटक के थे वो पृथ्वीसेन द्वितीय थे और इनका जो है शिलालेख बालाघाट में इनका वर्णन है और इनके बाद आए गुप्त वंश के जो लोग और ये जो है 4वीं शताब्दी के समय में ये जो है इस इलाके में आए और समुद्रगुप्त ने जो है मालवा सहित भारत के एक बड़े हिस्से का नियंत्रण पा लिया था जो गुप्त वंश के थे और सागर जिले शिलालेख पर जो है समुद्रगुप्त द्वारा शासित ये प्रदेश था। इस तरह से वहां पर आपको जो है इनसे संबंधित जानकारी मिलेगी और प्रयाग शिलालेख में भी जो है समुद्रगुप्त से संबंधित ये जानकारी मिलेगी कि ये काफी जो मध्य प्रदेश के जो जंगल थे इन यहाँ पर जो राज करते थे अलग अलग छोटे मोटे राजा और जनजाति, उनको इन्होंने हराया और इन क्षेत्रों पर उन्होंने राज करना शुरू किया। विदिशा जिले के कुछ सिक्कों की खोज जो है उस पर ये नाम कांच करके लिखा था, तो वो समुद्रगुप्त का दूसरा नाम है कांच। ठीक है, और जो है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है इसमें इससे भी इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ये सबसे महान गुप्त राजा इन्हें माना जाता है और इस क्षेत्र में खासकर और उज्जैनी राजा जो विक्रमादित्य इन्हें जो है माना जाता था और ये जो है शाका को के पूरे राज को जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया और इस वजह से इनका नाम शाकरी रखा गया और विदिशा को अपना जो है निवास स्थान इन्होंने बनाया और गुप्ता के जो पेंटिंग है उसमें जो है बाघ सबसे जरूरी पेंटिंग माना जाता है और इसकी तुलना जो गुप्ता के अजंता के चित्र है उनसे की जाती है
और मंदसौर का जो शिलालेख है उसके अनुसार कुमारगुप्त ने जो है स्थानीय राज्यपाल के रूप में कार्य किया था यहाँ पर। और इंदौर से जो तांबे का शिलालेख मिला है उस पर स्कंदगुप्त जो है मध्य प्रदेश के तेल जो निर्माता थे उन्हें वित्तीय सहायता उन्होंने दी थी, इस प्रकार से दिया हुआ है। और ईरान शिलालेख में जो है भानुगुप्त के बारे में दिया हुआ है। और इनके बाद जो है चीन के इलाके से जो एक खतरनाक जनजाति जिनका नाम हुन था, इन्होंने हमला किया और स्कंदगुप्त द्वारा जो है ये पराजित हुए थे, ठीक है। और ये इनके बाद जो है तोरामान के नेतृत्व में हमला किया गया था। और जो है वराह जो आइडल शिलालेख है इसमें तोरन के से संबंधित जो है जानकारी वहां पर है। और महाराजाधिराज के रूप में जो है उन्हें नाम दिया गया है। ये एक सिक्के भी वहां से एकत्र हुए हैं जहां पर ये महाराजाधिराज के रूप में तोरन जो है इन्हें कहा गया है। और तोरन के पुत्र मिहिरकुल ने जो है मालवा पर हमला किया था। और ग्वालियर शिलालेख के से ये पता चलता है कि मिहिरकुल मध्य प्रदेश के राज्य में लंबी उपस्थिति बनाए रखे थे। तो आगे के जो विषय है उन पर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। और अगर आपको और भी कोई चीज़ पूछनी हो या फिर हमारे करस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी पानी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।